गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर के बारे में और टेम्परेचर में अभी तक हमने कुछ स्लाइड्स को रीड किया है, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा कि टेम्परेचर कब नोट किया जाता है, टेम्परेचर का अर्थ क्या होता है तथा जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किस प्रकार से गर्म होता है। तो गर्म होने की कौन कौन सी विधियां हैं, जिसके अंतर्गत हमने एटमॉस्फेरिक हीटिंग बाय डायरेक्ट सनलाइट के बारे में पढ़ा, कंडक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, कंडक्शन की एक और प्रक्रिया एडवेक्शन एंड लेटेंट हीट के बारे में हमने रीड किया। आज की क्लास के अंतर्गत हम उसके कालिक वितरण के बारे में बात करेंगे। कालिक वितरण क्या होता है? काल का अर्थ होता है टाइम ड्यूरेशन। अब टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखें तो टेम्परेचर किस प्रकार से होता है, देखते हैं। कालिक वितरण में सबसे पहले हम औसत तापमान मीन टेम्परेचर की बात करते हैं। औसत तापमान क्या होता है? इसका अर्थ है कि वहां पर यानी किसी स्थान पर सबसे उच्चतम तापमान तथा न्यूनतम जो तापमान है यानी मैक्सिमम तथा मिनिमम टेम्परेचर जो है उनका एवरेज कितना है। इसे कैसे ज्ञात करते हैं कि वहां पर जो उच्चतम तापमान है और वहां का जो न्यूनतम तापमान है, उन दोनों को या फिर जो उच्चतम तापमान या न्यूनतम तापमान को हम किस प्रकार से नापते हैं, तो यहाँ पर हम तीन स्थिति को देखेंगे, जैसे कि औसत दैनिक तापमान, मीन डेली टेम्परेचर। अब मीन डेली टेम्परेचर को कैसे ज्ञात किया जाता है कि किसी स्थान के किसी दिन के उच्चतम तथा न्यूनतम तापमान का एवरेज, यानी दिन में वहां पर कितना एवरेज टेम्परेचर रहता है। दिन में 12 घंटे होते हैं। अब 12 घंटों का जो टेम्परेचर रहता है वो अलग अलग प्रकार का रहता है, लेकिन एवरेज निकालना हो तो हम उन 12 ही घंटों का एवरेज निकालते हैं कि सुबह 7 बजे कितना था और शाम को 7 बजे तक कितना था। तो हमने हर एक घंटे का टेम्परेचर नोट किया और जितनी बार नोट किया उससे उसको डिवाइड किया, तो वह हमारे पास एवरेज आ जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं औसत मासिक तापमान की, मीन मंथली टेम्परेचर, यानी महीने के 30 दिन, महीनों के 30 दिनों में हर दिन का उच्चतम तापमान नोट कर लें कि 1 तारीख को इतना उच्चतम तापमान रहा, 2 को इतना रहा, 3 को इतना रहा। ऐसे ऐसे करके हम पूरे 30 दिनों का या 31 दिनों का टेम्परेचर ज्ञात करते हैं। उन सब का योग करके उसमें 30 का हम भाग देंगे, तो वहां पर उस महीने का एवरेज टेम्परेचर, एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर आपके सामने होगा। इसी प्रकार से वहां के लोवेस्ट टेम्परेचर को भी ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम बात करें औसत वार्षिक तापमान, मीन एनुअल टेम्परेचर। अब वर्ष की बात कर रहे हैं, अर्थात साल भर में हर महीने 12 महीने होते हैं और हर महीने का उच्चतम तापमान, जैसे कि इस जनवरी में उच्चतम तापमान जो रहेगा, जिस किसी भी दिन जो रहा, उस उच्चतम तापमान को नोट कर लिया जाए। इसी प्रकार से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऐसे करके हम वर्ष के 12 महीनों का जो टेम्परेचर है, उच्चतम टेम्परेचर है, उसको नोट कर लें और उसमें 12 का जब भाग देंगे
उसे 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें वहां पर औसत उच्चतम तापमान प्राप्त होगा वार्षिक। तो इस प्रकार से हम औसत तापमान को ज्ञात करते हैं। जैसे कि अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे गर्म जो महीना होता है वह जुलाई का और सबसे ठंडा महीना जनवरी का माना जाता है। तो इन दोनों महीनों के औसत मूल्य ज्ञात कर लिए जाते हैं। ऐसी ही कुछ टेक्निकल टर्म और यूज की जाती है टेम्परेचर में, वह है रेंज ऑफ टेम्परेचर, तापांतर। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ताप का अंतर। अब ताप हमने दो प्रकार से लिए, एक था उच्चतम और एक है न्यूनतम, अर्थात मैक्सिमम तथा मिनिमम टेम्परेचर जो वेरिएशन है, जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को काउंट किया जाता है। तो वह उस जगह का रेंज ऑफ टेम्परेचर कहलाता है। कैसे किया जाता है और कितने प्रकार होते हैं तो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दैनिक, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। अर्थ क्या है कि उस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा तथा वहां पर मिनिमम टेम्परेचर किस प्रकार से रहा। जैसे कि आज की बात करें तो आज या कल की बात कर लेते हैं कि कल मैक्सिमम टेम्परेचर हर अलग स्थान का आपको टेम्परेचर अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें कि कल को मैक्सिमम टेम्परेचर किसी स्थान का क्या रहा, तो उस टेम्परेचर को हम मोबाइल के माध्यम से या किसी अन्य सोर्सेज के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा तथा लोवेस्ट टेम्परेचर कितना रहेगा। जैसे कि हम बात करते हैं आज की। आज जैसे कि मैं देख पा रहा हूं 27/10, यानी आज दिन में 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर जो रहेगा वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। आप अपने मोबाइल में जरूर देखें। इसी प्रकार से कल का जो तापमान था, कल जो रहेगा वह 28 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम रहेगा और 11 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम रहेगा। तो इन दोनों का हम वेरिएशन निकालें कि 27 जो मैक्सिमम है और 10 जो मिनिमम है, तो इनका अंतर कितना है, वह है 17 या 27। तो 27 जो है या 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह उसका तापांतर है या रेंज ऑफ टेम्परेचर है। ये तो निकाला हमने दिन का। ऐसे ही जब हम मंथली रेंज ऑफ टेम्परेचर निकालते हैं तो उस महीने का उच्चतम तापमान कितना है तथा उसी महीने का न्यूनतम तापमान कितना है, दोनों का अंतर मासिक या मंथली रेंज ऑफ टेम्परेचर कहलाता है। यही रेंज जब हम ईयरली निकालते हैं या एनुअल निकालते हैं तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर वार्षिक तापांतर कहलाता है। तो किसी स्थान पर वर्ष में सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने का जो एवरेज निकलता है या एवरेज का जो अंतर निकलता है उसे हम वहां का वार्षिक तापांतर कहते हैं। आई होप यहां तक आप समझ चुके होंगे। वार्षिक तापांतर
और दैनिक तापांतर जो रहता है वो क्या रहता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को। सबसे पहला है अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स किस प्रकार से प्रभावित करते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जोड़ते हैं, यानी जो हमारा इक्वेटर है, इस इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाएंगे, इक्वेटर पर साल भर मौसम गर्म महसूस होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो जो इक्वेटर है उससे आप पोल्स की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर डाउन होगा, क्योंकि वहां पर ठंडे क्षेत्र देखने को मिलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां पर सूर्य की किरणों का तिरछापन पाया जाता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत यानी वर्टिकली पड़ती है, तो वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर रिसीव होता है, यानी वहां पर तापमान आपको अधिक मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हम कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति को देखें तो वह 21 जून के आसपास होती है। मकर रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य की जो स्थिति रहती है वह दिसंबर के महीने में रहती है। तो जहां पर जिस महीने में सूर्य लंबवत वर्टिकली रहेगा वहां पर टेम्परेचर अधिक रहेगा। तो इस प्रकार से देखें तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र है, रफली 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिलता है। यही कारण है कि इस रीजन को हम तापीय विषुवत रेखा या थर्मल इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से जो ध्रुवीय वृत्त है, यानी एक आर्कटिक सर्कल और एक है अंटार्कटिक सर्कल, तथा हम ध्रुवों की बात करें और वहां पर सूर्य की किरणों का जो तिरछापन रहता है, इस कारण वहां पर आपको न्यूनतम तापमान देखने को मिलेगा। यानी लैटिट्यूड जो होते हैं वो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी हैं और वहां पर दिन रात की अवधि समान होती है इक्विनॉक्स के समय, यानी तापमान वहां पर अधिक रहेगा। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है, इसलिए वहां पर टेम्परेचर भी आपको कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सागर तल से ऊंचाई, अल्टीट्यूड। अब अल्टीट्यूड का क्या नियम है, पहले तो हम बात करते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। कम होने की स्पीड कितनी है, तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो लगभग 6.5 डिग्री टेम्परेचर डाउन होता है। इस हिसाब से देखें तो सबसे हाईएस्ट जो टेम्परेचर जो मिलेगा वो मीन सी लेवल पर मिलेगा। मीन सी लेवल कौन सी जगह पर है, सबसे निचले भाग पर, जहां से हम हाइट को कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश विभिन्न परतों से होकर धरातल की ओर पहुंचता है। फिर वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, जो लोअर लेयर है, वह धरातल के संपर्क में आकर गर्म होती। इसी प्रकार से वायुमंडल में जो शोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर है, उसके अंदर धूल के कण पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। वाटर वेपर्स यानी जल वाष्प होती है, बादल होते हैं। ये सब सूर्य की ऊर्जा को या इंसोलेशन को एब्जॉर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो इस प्रकार से हमें जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर कम देखने को मिलता है। लेकिन वायुमंडल में जो बादल होते हैं वे भी इस ताप को एब्जॉर्व करके अपने पास रखते हैं। तो
जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो भारी होते हैं, इसलिए जो लोअर लेयर है, क्षोभ मंडल की निचली सीमा है, वहीं पर हमें देखने को मिलती है। यही आप देखें तो जैसे जैसे हम अर्थ के आसपास रहते हैं तो वहां पर हमें गर्मी अधिक लगती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इन गैसों की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा, डस्ट पार्टिकल्स की मात्रा घटती जाती है। इसलिए इंसोलेशन का जो एब्जॉर्प्शन चल रहा है वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम मीन सी लेवल से अबव जाते हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है, और इसकी जो नेगेटिव लेफ्ट रेट है या नॉर्मल लेफ्ट रेट जो है, यानी सामान्यतः यह 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, या दूसरे तरीके से कहे तो यह 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। दोनों ही तरीके से हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। इस दर में मौसम और स्थान की विभिन्न स्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। यानी नॉर्मल रेट है लेकिन हमेशा स्थायी रहती है ऐसा नहीं, चेंजेस इस रेट में भी आते रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेचर ऑफ सरफेस या जल एवं स्थल का स्वभाव, डिफरेंस नेचर ऑफ वाटर एंड लैंड। पानी की बात करें तो वह बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। वहीं जो धरातल है जल्दी गर्म होता है और ठंडी भी जल्दी होता है। दूसरा उदाहरण, जो जमीनी क्षेत्र है वहां पर सूर्य की किरणें केवल 3 फीट की गहराई तक प्रवेश कर जाती, लेकिन जल में सूर्य की किरणें 600 फीट तक या इससे भी अधिक गहराई तक पहुंच जाती। सनरेज का उदाहरण है, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये लेवल है वाटर का। अब जो सनरेज आएगी वह सनरेज अगर अर्थ का स्ट्रक्चर है, मिट्टी वाला चित्र है, भूमि वाला चित्र है, तो केवल 3 फीट तक पहुंच पाएगी। उसके नीचे आपको सूर्य का प्रकाश पहुंचता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन यही अगर वाटर सरफेस है तो यही किरणें लगभग 600 फीट तक पानी के अंदर पहुंच जाती है। इसलिए सूर्य की किरणों को जल की मोटी परत को गर्म करना पड़ता है, यानी पानी को गर्म करने में सूर्य की किरणों को अधिक समय लगता है। और स्थल भाग की बात करें तो केवल 3 फीट को उसको गर्म करना है। जलीय क्षेत्र को देखें तो लगभग 600 फीट को गर्म करना पड़ता है। तो इस प्रकार से पानी धीरे धीरे गर्म होता है, गर्म होने में समय लगाता है और धरातल जल्दी गर्म हो जाता है। फिर बात करें कि जो स्थलीय भाग होते हैं वहां पर उष्मा का संचालन यानी स्थानांतरण कम होता है। यानी जो जगह गर्म हुई, ऐसा नहीं है कि ये गर्म हुई इतनी जगह, ये गर्मी यहां पहुंच जाएगी, नहीं, ये यहीं पर रहेगी। लेकिन पानी में क्या रहेगा कि पानी का एक हिस्सा गर्म जैसे ही होता है और उस पर जब लहर चलती है तो वो गर्म हुआ भाग वहां से हटा दिया जाता है। जैसे ही गर्म भाग वहां से हटा दिया जाता है, नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। ऐसी स्थिति में उसे बार बार पानी को गर्म करना पड़ता है, क्योंकि सागर के अंदर लहरें चलती हैं, टाइड्स एंड एब्स चलते हैं, ज्वार भाटे चलते हैं।
ओशन करंट्स चलती है तो वो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करती है। तो गर्म जो पानी है वो ठंडे क्षेत्रों में चले जाता है, या जो ठंडा पानी है वो गर्म क्षेत्रों में आ जाता है। इसलिए पानी को गर्म करने में, यानी वो वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट एक ही जगह पर नहीं रहता है। फिर अगर बात करें और क्या कारण है कि जो ओशियंस होते हैं वहां पर इवेपोरेशन की प्रक्रिया अधिक होती है, वाष्पीकरण अधिक होता है। अब वाष्पीकरण अधिक होता है तो उससे टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इंसुलेशन की जो मात्रा इसे प्राप्त हो रही है उसकी अधिकांश मात्रा पानी को गर्म करने में खर्च हो गई। तो इंसुलेशन या जो सूर्य तप है उसकी मात्रा नष्ट हो रही है। अगर स्थलीय भागों की बात करें तो वाष्पीकरण बहुत धीरे धीरे गति से होता है। जमीन के अंदर भी मृदा जल होता है, तो मृदा जल वाष्प बन के ऊपर जाता है, लेकिन जो दर होती है, जो रेट होती है, वो काफी कम होती है। इसी प्रकार से जो लैंड एरिया है उसका जो ऊपर का भाग है वहां से इंसोलेशन रिफ्लेक्ट अधिक होता है। तो यही कुछ ऐसे कारण है जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर सरफेस अलग अलग प्रकार की है तो इंसुलेशन प्रभावित होगा। तो स्लाइड्स के माध्यम से देखते हैं कि जो स्थल भाग है वो जल भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होता है और वह ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं। इसका प्रभाव उसके टेम्परेचर पर पड़ता है। इस प्रकार से नेक्स्ट है ओशन करंट्स। करंट्स क्या होती है, एक बहुत बड़ा चैप्टर हम पढ़ेंगे। मेनली जो करंट्स होती है टू टाइप्स होती है, एक ठंडी और एक गर्म। कुछ गर्म जल धाराएं होती हैं और कुछ ठंडी जल धाराएं होती हैं। तो गर्म जल धाराएं अगर ठंडे क्षेत्रों में जाएगी तो वहां के पानी की टेम्परेचर को बढ़ा देगी, या जिस रीजन में वो पहुंचेगी वहां के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी। वहीं अगर ठंडी जल धाराएं हैं तो वह वहां के टेम्परेचर को कम भी कर लेती। जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो यूरोप के पश्चिम उत्तर भाग की जलवायु को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वह गल्फ स्ट्रीम का ही एक भाग है। गल्फ स्ट्रीम जो एक गर्म जलधारा है, वह और उसकी जो शाखाएं हैं यूरोप के जो ठंडे क्षेत्र हैं वहां के क्षेत्रों को ठंडा नहीं होने देती, वहां पर अपना गर्म जल पहुंचा देती। इसी प्रकार से बात करते हैं कुछ प्रिवेलिंग विंड्स होती है हवाएं। अब हवाओं को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। कुछ ऐसी स्थायी पवनें होती हैं जो साल भर एक ही दिशा में चलती, जैसे कि हम वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज की बात करते हैं। पछुआ पवनें तथा व्यापारिक पवनें जिसे ट्रेड विंड्स कहा जाता है, और कुछ पोलर विंड्स होती है। ये साल भर एक ही दिशा से चलती है, यानी उसका जो सोर्स रीजन होता है वह निश्चित होता है। जो ध्रुवीय क्षेत्रों से आएगी वो पवनें ठंडी होगी, इसलिए जिन क्षेत्रों में वह हवाएं पहुंचेगी वहां के टेम्परेचर को डाउन कर देगी। सनातनी पवनें जिसे प्लेनेटरी विंड्स के नाम से जाना जाता है, और कुछ होती है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स
यानी जैसे कि रॉकी पर्वत के जो पूर्वी ढाल है वहां से चिनूक नाम की पवनें निकलती। इसी प्रकार से जो आल्प्स पर्वत है उसके उत्तरी ढाल से फोहन पर्वत निकलती है। तो वे अपने क्षेत्रों के टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेती है। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे आने वाली क्लासों में कि ये हवाएं जो पहाड़ों से नीचे उतरती है वो गर्म क्यों होती है, क्या कारण है कि वो गर्म हो जाती है और वह आइस चीटर या हिमभक्षी के रूप में भी जानी जाती है। इसी प्रकार से कुछ प्रिवेलिंग विंड्स जिसके अंतर्गत मैंने कहा कि कुछ पोलर्स हैं, कुछ ईस्टर्लीज हैं, कुछ वेस्टर्लीज है, वो किस प्रकार से वायुमंडल को या उस क्षेत्र को गर्म करती है। जो कोस्टल रीजन में स्थित क्षेत्र है वो काफी ठंडे होते हैं क्योंकि समुद्र के ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं स्थल की गर्मी को कम कर देती। यही कारण है कि जो समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां का टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रहता है। मुंबई में आपको सर्दी गर्मी का एहसास कम होगा, बेंगलोर में आपको सर्दी गर्मी का एहसास कम होगा, चेन्नई में आपको सर्दी गर्मी का एहसास कम होगा। कारण क्योंकि ये समुद्र तटीय क्षेत्र है। इसी प्रकार से समुद्र तटीय स्थानों पर जो कोल्ड रीजन है उसमें बहुत कम ठंडी या बहुत कम ठंडी पड़ती है। मुंबई मद्रास का वार्षिक तापांतर कम है। वार्षिक तापांतर किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है कि हम वहां पर 12 महीनों के टेम्परेचर के मैक्सिमम एंड मिनिमम को हम कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकाले तो वेरिएशन जो है कम देखने को मिलेगा। यानी दिन का तापमान और रात का तापमान या महीने का सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर और महीने का सबसे मिनिमम टेम्परेचर में अंतर कम देखने को मिलेगा। यानी दोनों को एक दूसरे में से घटाएंगे तो संख्या जो है वो छोटी आएगी। इसी प्रकार से जो क्षेत्र समुद्र से दूर है जैसे दिल्ली, जैसलमेर, इनमें आपको टेम्परेचर अधिक देखने को मिलेगा। यानी रात में यहाँ पर काफी ठंड हो जाती है तो दिन में काफी ज्यादा गर्मी होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर ठंडे महीने जनवरी के अंतर्गत आ जाते हैं और जुलाई में सबसे गर्म महीने होते हैं जहां पर टेम्परेचर अधिक रहता है तो वेरिएशन भी आपको अधिक देखने को। नेक्स्ट है माउंटेन और शेप ऑफ लैंड। अब पर्वतमालाएं किस प्रकार से प्रभावित करती है, जैसे कि हिमालय का एक उदाहरण है कि अगर हिमालय न होता तो कहा जाता है कि साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी जो हवाएं है वो भारत को जमा देती। तो पर्वतीय भागों के जो ढाल होते हैं उसकी जो अभिमुखता यानी उसका जो एस्पेक्ट्स एंड उसका जो एक्सपोजर होता है, अनावरण होता है, वो टेम्परेचर को प्रभावित करता है। जो भाग सूर्य की किरणों के सामने है वो अधिक टेम्परेचर को प्राप्त करेगा और जहां पर सूर्य की किरणें कम गिरेगी या फिर वह क्षेत्र जो विपरीत दिशा में है वहां पर सूर्य की किरणें कम गिरेगी। कैसे देखिएगा, मैंने कहा ये हमने बनाया माउंटेन। अब सूर्य है, अब सूर्य की किरणें यहां पर सीधी गिर रही है लेकिन यहां पर बिल्कुल नहीं। तो जो इसके सामने सनवर्ड जो स्लोप है वो अधिक टेम्परेचर रिसीव करेगा। तो यही कारण है कि हिमालय भी इसी प्रकार से इस टेम्परेचर को अधिक ठंडा अधिक कम नहीं होने देता है
आल्प्स पर्वत यूरोप में ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवाओं को नहीं घुसने देती है। तो इस प्रकार से उसका जो टोपोग्राफी है या जो वेजिटेशन है वो टेम्परेचर को प्रभावित करती है। जो चट्टानी प्रदेश है जिसे हमाडा कहा जाता है, चट्टानी मरुस्थल, पत्थर जल्दी गर्म होते हैं, तो वहां पर आपको अधिक गर्मी देखने को मिलेगी। यही कारण है कि मरुस्थलीय में आपको टेम्परेचर अधिक मिलता है। मरुस्थलीय प्रदेश जो होते हैं वह बहुत पत्थर जल्दी गर्म होते हैं तो ठंडे भी जल्दी होते हैं। यही कारण है कि रात में वो काफी अधिक ठंडे हो जाते हैं। यहाँ पर इन रीजन्स के बारे में अगली क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे कि कौन कौन से रीजन्स पाए जाते हैं और किस प्रकार से टेम्परेचर का वेरिएशन पूरे वर्ल्ड पर पाया जाता है।